अच्छा जी क्लास, इस क्वेश्चन की हेडिंग सेम होगी जो कल तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनकी थी हेडिंग। इट्स काइंड ऑफ अ वार्म अप क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक सवाल है। बेसिक इसलिए है कि आप लोगों ने कल मुश्किल वाले काम कर लिए, आपने नॉर्मल लॉस कर दिया, नॉर्मल गेन कर दिया, लेकिन आपने इसके ऊपर बात नहीं की कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हुई ना तो फिर क्या होता है। कुछ नहीं होगा, स्क्रैप को वैसे ही ट्रीट करेंगे। दोबारा से दो तीन बातें बोलूंगा जब तक हमने अब तक 4 क्लास के अंदर बोली हैं, एंड आई एम श्योर अब तक तो आपको काफी हिफ्स हो चुकी होंगी, और आई एम श्योर कि अब के बाद जब आप मिस्टेक करेंगे तो गालियां खाना आपका हक है। तो पहली बात जो आपने सीखी थी वो ये थी कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का बेनिफिट कंपनी बेयर करती है, दैट इज व्हाई वी क्लोज देम डाउन विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी बात आपने ये सीखी थी, जैसे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप कॉस्ट होगी, स्क्रैप वैल्यू जो होगी, उसका बेनिफिट भी कस्टमर को मिलेगा जब भी हम उसको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम किया करते थे। फिर आपने ये भी देख लिया कल कि हमारे पास एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से, एबनॉर्मल गेन होने की वजह से स्क्रैप के पैसे जो ऊंच नीच होगी, भाई जाहिर सी बात है अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो स्क्रैप के पैसे ज्यादा आ जाएंगे, अगर एबनॉर्मल गेन हो गया तो स्क्रैप के पैसे कम आएंगे। उन दोनों पैसों को, स्क्रैप के अकाउंट को हम क्लोज किया करते थे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस के साथ, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इंपैक्ट कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेट होकर पहुंचा करता था। मिसाल के तौर पे अगर एक यूनिट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए की है और वो यूनिट हम 5 रुपए का बेच रहे हैं, तो मेरा इफेक्टिव लॉस 100 रुपए नहीं है, मेरा इफेक्टिव लॉस 95 रुपीज है, क्योंकि मैं बेच के अपने लॉस को कम कर रहा हूं। सारी बातें जो आपने अब तक सीखी हैं सेम बातों के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की हेडिंग अपने पास प्लीज नोट कर लीजिएगा, शाजिब भाई आप भी नोट कर लें। इट्स अ रीकैप क्वेश्चन ऑफ लास्ट क्लास, चाहे तो ऊपर नोट कर लीजिएगा, इसका नाम ही यही है, रीकैप क्वेश्चन। जल्दी से पूरा करें, मैं इसको बोर्ड पे करूं, फिर एक नया कॉन्सेप्ट हम चेक करें जो अक्सर औकात लोग भूल जाते हैं। पर यूनिट की कॉस्ट तो आपने निकालनी है मेरे भाई, मटेरियल की पर यूनिट की कॉस्ट नहीं है, मटेरियल की टोटल कॉस्ट दी हुई है 60,000। शायद ये दोबारा रिकॉर्डिंग खोल देना, मैं दोबारा बता दूं, ये 60,000 जो है ये टोटल कॉस्ट है। अगर आप इसको पर यूनिट पे निकालने जाएंगे तो ये 4 रुपए पर केजी बन जाएगा। ठीक है जी, इस दफा टोटल में मैंने एक साथ लिख दिया। चले भाई सर जरा इसको बोर्ड पे देख ले किस तरह सॉल्व करना है। आखिरी दफा दोबारा से आपको मैं बात बता रहा हूं, हमारे पास जो आइटम वेस्ट हो रहा है उसको हम स्क्रैप में बेच के अपने पास कुछ ना कुछ पैसे रेज कर सकते हैं। जो आइटम हम स्क्रैप के अंदर बेचेंगे वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रहा होगा। नॉर्मली इसकी दो ट्रीटमेंट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कोई ऐसे फिक्स रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, कॉमन सेंस एग्जिस्ट करती है, फिक्स रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कल मैंने सवाल का जवाब आपको दे दिया था कि एक आई थिंक बच्ची ने शायद पूछा था, किसी ने पूछा था कि सर जरूरी है कि हमारे पास जो स्क्रैप बिक रहा है उसकी ट्रीटमेंट ये होगी, तो जरूरी नहीं है। नॉर्मल स्क्रैप की दो ट्रीटमेंट होती है, एक ट्रीटमेंट तो ये है कि यार आप प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लें। तो अगर मैंने बकरा मार्केट से खरीदा है लाख रुपए का, 10,000 की खाल सेल हो रही है, तो मैं बोलूंगा ये बकरा मुझे 90,000 का पड़ा है स्क्रैप माइनस करने के बाद। नॉर्मली यही काम आप डेप्रिसिएशन के साथ भी जो है वो कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन का जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, एनुअल कॉस्ट बाहर निकाल रहे होते हैं, तो आप कॉस्ट में से स्क्रैप को बाहर निकाल देते हैं। एक इसकी ट्रीटमेंट ये है। दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम ना करें, जो आपका कसाई है वो बकरे को लाख रुपए के ऊपर ही वैल्यू कर रहा है, उसी के हिसाब से गोश्त प्राइस निकाल रहा है, लेकिन खाल बेच के जो पैसा उसके पास आ रहा है वो उसको अदर इनकम के तौर पर ट्रीट कर रहा है। हमारे सिलेबस में इवन इन जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कभी भी एग्जामिनर ने अब तक पास पेपर्स के अंदर इसको अदर इनकम ट्रीट नहीं किया हुआ, लेकिन उसने बुक में ये बात बता दी है कि अदर इनकम भी ट्रीट हो सकता है। तो आज तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता, किसी भी दिन हो सकता है। तो होगा पता है क्या, तुमने सारे पास पेपर भी सॉल्व किए हुए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बात तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं बैठी हुई, और पेपर के अंदर आ गया कि इसको अदर इनकम के तौर पर ट्रीट करना है, तो हर बंदा आंखें बंद करके स्क्रैप को प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर रहा होगा। अभी भी हम यही करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये सवाल सॉल्व करने जाऊं तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले से निकालनी पड़ेगी कॉस्ट पर यूनिट, और मैं कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से बाहर निकाल रहा हूं सर, आप बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ऐसा ही है, माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। किसी दिन अगर ये अनहोनी हो जाए और एग्जामिनर यहां पर इस लाइन के बाद एक जुमला और ऐड कर दे कि प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप शुड बी ट्रीटेड एज अदर इनकम, अगर सिर्फ ये जुमला वो बोल दे तो इसका मतलब ये होगा कि आज के बाद फॉर्मूला के अंदर ये जो स्क्रैप को मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, मैं इसको माइनस
नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्क्रैप सेल करूंगा और जो भी स्क्रैप का पैसा आएगा वो डायरेक्ट मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पर ट्रांसफर हो रहा होगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये एक जुमला 1 से 2 मार्क्स का होगा। एग्जामिनर कभी कभार इस तरह की हरकतें कर देता है। मुश्किल सवाल जब आता है तो वो 15-10 मार्क का सवाल मुश्किल नहीं होता, उसकी 2, 3, 4 मार्क की वर्किंग मुश्किल होती है, उसके मार्क्स भी बहुत होते हैं। लेकिन इस तरह के सवालात या इस तरह की चीजें आपको पेपर में फेल नहीं करवाती। पेपर में फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक बच्चे ने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी की हो तो वो पेपर में फेल नहीं होता है। फेल होने वाले ने एडिशनल मेहनत ये की होती है कि उसने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी नहीं की होती। ऐसा नहीं होता है। मैं बता दूं कि सर पेपर मुश्किल आएगा तो आप पास नहीं होंगे, पेपर मुश्किल आएगा तो आप पास होंगे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मेहनत नहीं करेंगे तो इजी पेपर भी आपको पास नहीं होने देगा। ये सबसे बड़ा एक, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं आपको क्लियरली ये बात बता देता हूं। आई कैप के लॉज अलाउ नहीं करते, वरना मैं आपको ला के ये बात बता देता। मैं इस फील्ड में काफी टाइम से हूं। तो हमारे एक दोस्त हैं जो पहले हमारे साथ टीच किया करते थे, अब उन्होंने टीचिंग छोड़ दी हुई है, कोई 5-6 साल होने वाले हैं टीचिंग छोड़ दिए हुए, और वो पिछले 5-6 साल से आई कैप के साथ एसोसिएटेड है, एग्जामिनर है। तो एक दफा खाने पर उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जाहिर सी बात है, अब एक बंदा टीच भी कर चुका हुआ है, टीचर भी रह चुका हुआ है, उसके बाद एग्जामिनर बना है, तो उसके पास दोनों माइंडसेट है, उसको पता है बच्चा क्या कर रहा है, फिर उसे ये भी पता है बच्चा कॉपीज में क्या जो है वो काम कर रहा होता है। वो कह रहा है बच्चा जेन्युइनली फेल हो रहा होता है। कह रहा है हम जब तक चेक नहीं करते थे तब तक हमारे दिमाग में ये होता था कि यार आई कैप ऊपर नीचे जो है वो कर देता है। सुना होगा आप लोगों ने भी, यार नहीं नहीं होता है थोड़ा बहुत, ये लोग कंट्रोल करते हैं सप्लाई। अबे कहां कंट्रोल करेंगे सप्लाई? बच्चा है कितना पाकिस्तान में, हो जाएगी बताओ यार। सीए की आबादी है कितनी? इकरा यूनिवर्सिटी का सबसे छोटा कैंपस जो है ना, उस कैंपस की जो सबसे छोटी क्लास होगी ना, मेरे ख्याल से उसके अंदर भी रश आपके पूरे सीए की फ्रेटर्निटी से ज्यादा होगा। आपने कभी स्टैट्स नहीं देखे आई कैप के? नहीं देखे स्टैट्स कैफ के? देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि पुराना रिजल्ट मेरे पास हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ अपेयर्ड स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान में 3000 बंदा एग्जाम दे रहा है कैफ का, 3000 बंदा। ये 3000 भी छट के जाएगा ग्रुप बी में, 2000 हो जाएगा। ग्रुप बी से बाहर निकलेगा, सीफेप तक पहुंचते पहुंचते 1200 हो जाएगा, एमएससी तक पहुंचते पहुंचते 800 हो जाएगा, क्वालिफाई होते होते 300 बचेगा। भाई कहां से सप्लाई कंट्रोल करें तुम लोगों की? तुमसे ज्यादा तो डॉक्टर बन रहे हैं मुल्क में। तो मेरा पॉइंट बिंग हियर कि बंदा जेन्युइनली 2 नंबरी करता है, तो अगर आप 2 नंबरी ना करें चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। बहरहाल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड, मेरे भाई कॉस्ट है कितनी? सर एक कॉस्ट आ रही है 60,000 रुपए की, एक कॉस्ट आ रही है लेबर की 80,000 की, और एक आ रहे हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहा है? ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 200% का मतलब हो गया 1,60,000। दिस इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। सर ये एक्चुअल ओवरहेड के साथ क्या करना था 1,20,000 के साथ? एक्चुअल ओवरहेड इग्नोर करने दे, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी इसकी एंट्रीज पास करनी है, प्रोसेस में करने इग्नोर, लेकिन ओवरहेड्स की भी एंट्रीज होती हैं, आपको वो भी जो है वो सिखाएं। ओवरहेड्स की एंट्रीज अलग से 5 मार्क का एक सवाल है, ओवरहेड्स की एंट्रीज अलग से बहुत सारे टॉपिक में लग कर आती है। तो आज आप एक नया काम भी जो है वो सीखने जा रहे हैं। बहरहाल टोटल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, कितनी कॉस्ट हो रही है खर्च? 1,60,000 कितना? 3 लाख रुपए माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड। सर 15,000 के इनपुट के ऊपर 10% का लॉस एक्सपेक्टेड था, 1500 यूनिट वेस्ट होने थे, एक यूनिट बिकता है 5 रुपए का, तो ये कितने पैसे हो गए? 7,500 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ 13,500 किलो। तो अपने कैलकुलेटर के अंदर जाइएगा प्लीज, 3 लाख माइनस 7,500, ऐसा ही है? 3 लाख ही बन रहा है ना ये दोस्त? 3 लाख माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 13,500 किलो। तो मेरे भाई एक्सपेक्टेड पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? 21.6567, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। प्लीज इस वैल्यू को आपने पूरा यूज करना है, ठीक है? जो भी आपके पास आ रही है वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर यूज करें। सर 21 रुपए का एक आइटम मेरे पास बन रहा है, इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकालने के बाद अब मैं 2 काम करने जा रहा हूं। ये दोबारा से बोल रहा हूं, मैं 2 काम करने जा रहा हूं। ये 2 काम कहां से है सर? ये तो एक काम है बेटा, ये 2 काम है। हम लोग इन 2 कामों को, इन 2 वर्किंग्स को मर्ज करके काम करते हैं, हमारा टाइम बच रहा है इसलिए। सर वो काम क्या है? एक तो हम टी अकाउंट बना रहे हैं ताकि हम ये चेक कर ले कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर क्या है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं क्या क्वांटिटीज हमारे पास इक्वल फॉर्म के अंदर आ रही हैं। तो मेरे पास ये आ गया है मटेरियल, कितना ऐड किया था मैंने? 15,000। देखते रहना प्लीज, कितना पैसा था इसका?
दूसरा आइटम मेरे पास गया था कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें लेबर और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दोनों शामिल होंगे। तो लेबर में ये आ रहा है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में ये आ रहा है। कितना हो गया? 2,40,000। मैं चाहूं तो इसको मिला के लिख दूं, चाहूं तो अलग से इसको मेंशन कर दूं, मुझे इससे गर्ज नहीं है। सर अगला आइटम मेरे पास क्या है मेरे भाई? फिनिश गुड्स। एक्चुअल आउटपुट कितनी आई है? ये बात याद होगी, टी अकाउंट में एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर होती है। सर उसके बाद आएगा नॉर्मल लॉस, लेकिन क्योंकि बिक सकता है तो मैंने नाम क्या रखा हुआ है? इत्तेफाक ये हो गया कि सवाल में क्योंकि अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन नहीं है, इसलिए बड़े ही सुकून के साथ मेरा क्वांटिटी स्केड्यूल मैच कर गया। सर पर यूनिट कॉस्ट मैंने जो है वो कैलकुलेट की हुई है, कितनी आ रही है? 21.667, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को यूज करें और प्लीज मुझे बताएं। 292,500। सर ये तीन काम भी मेरे पास पैक हो गए हैं, टी अकाउंट बन गया है, कॉस्ट अकाउंट फॉर भी मेरे पास आ गई है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट मेरे पास आ गई है, स्क्रैप की वैल्यू मेरे पास आ गई है, क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया है, कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। क्या ये बात क्लियर होती है? अब आखिरी और फाइनल काम मेरे पास रह गया है, मुझे थोड़ी सी एंट्रीज पास करनी है, तो जरा ध्यान करना। पहली एंट्री कौन सी है भैया? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट? कितने से? 292,500। प्लीज जिन लोगों ने सवाल किया हुआ वो जरा होश में आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें एक नई चीज आने वाली है। सर दूसरी एंट्री कौन सी है? स्क्रैप अकाउंट डेबिट 7,500 से, किसके अगेंस्ट? अच्छा मैं एक दफा दोबारा बता दूं मेरे बेटे, ये स्क्रैप की एंट्री, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्क्रैप की एंट्री महीने के स्टार्ट में पास हुई थी, महीने के एंड पर? ये महीने के स्टार्ट में पास हुई है, क्योंकि कैश नहीं आया। ये एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड है, चाहे तो चेक कर ले, फॉर्मूला में जाए चेक कर ले एक्सपेक्टेड कितना है। तो स्क्रैप का जो टी अकाउंट है, इसकी नेचर है इट्स अ काइंड ऑफ अ करंट एसेट, क्योंकि मैंने इसके एवज पैसे लेने हैं। करंट इसलिए कि महीने 2 महीने के अंदर बेच दूंगा, साल तक होल्ड नहीं करूंगा, ये मेरा नॉन करंट एसेट नहीं है। स्क्रैप का अगर मैं एक टी अकाउंट बना दूं, और यहीं पर बना रहा हूं, मेहनत भी नहीं कर रहा, तो स्क्रैप के अकाउंट के अंदर जाकर एंट्री पास हुई होगी 7,500 प्रोसेस के अगेंस्ट, और ये अकाउंट तब क्लोज होगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अगर पैसे नहीं आए तो ये कैरेट डाउन बैलेंस बन के मेरे करंट एसेट में जो है वो इन्वेंट्री के अंदर शो हो रहा होगा। तो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर वो जो क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा होता है, उस क्लोजिंग स्टॉक में हर तरह का स्टॉक होता है। उस क्लोजिंग स्टॉक में मुझे एक बात बताया ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनाई है IFRS यूज करके, और एक शुगर मिल्स की प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है कि 25 अरब रुपए का माल पड़ा हुआ है। इस 25 अरब के स्टॉक में क्या क्या होगा, आपको क्या लगता है? हर चीज होगी। इस 25 अरब के स्टॉक में रॉ मटेरियल होगा, इस 25 अरब के स्टॉक में मशीन में वो माल रखा हुआ होगा जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ था एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स। इस 25 अरब के माल में फिनिश गुड्स भी होगा। फिनिश गुड्स से मुराद वो शुगर जो प्रोसेस करके आपने वेयर हाउस में रखी हुई है सेल करने के लिए। और इस 25 अरब रुपए के अंदर आपके जो शुगर केन का स्क्रैप होगा वो भी आपके पास होगा रखा हुआ। आपके पास इनफैक्ट कोर्स में एक सवाल ऐसा है जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डोमेन में एंटर होता है, वो सवाल आप प्रोसेस कॉस्टिंग किए बगैर पूरा नहीं कर सकते, और वो सवाल सबसे मुश्किल सवाल कंसिडर किया जाता है। और उस सवाल का मुश्किल पता है क्या? उस सवाल में आपने बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने IA में बनाई, FR1 में बनाई, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आती है, FR2 में भी आ रही है। और बच्चा कहां फंसता है? बच्चा बोलता है यार यहाँ समझ नहीं आ रहा स्टॉक का क्या करना है। अबे भाई क्यों समझ नहीं आ रहा? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है हर तरह का स्टॉक, इसमें रॉ मटेरियल भी है, WIP भी है, फिनिश गुड्स भी है, और आज आपने सीख लिया इसके अंदर। तो अगर मेरा ईयर एंड हो गया है और कभी तक रद्दी वाला पहुंचा नहीं है कैश लेके, तो मुझे अकाउंट बंद तो करना है। मैं क्या करूंगा? सर CD बैलेंस करके 7,500 का करंट एसेट शो कर देंगे कि ये पैसे मैंने रिसीव करने हैं, बिकेगा तो आ जाएगा मेरे पास पैसा। अब मैं जो तीसरी एंट्री पास करने जा रहा हूं, जो आप लोग पास किया करते थे मेरे बच्चे, उस एंट्री को आप बोलते थे एक्चुअल डिस्पोजल। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब आप एक्चुअल में डिस्पोज करने जाएंगे तो आपके पास कैश आएगा। कितना कैश आएगा दोस्त? यूनिट है कितने? सर 15,000 का इनपुट किया था, 13.5 का आउटपुट हुआ, 1,500 यूनिट मेरे पास बच गए, 7 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, 7,500 रुपए कैश आएगा। और ये कैश क्यों आ रहा है? बदले में क्या किया था आपने? स्क्रैप आपने सेल किया था। तो मैं यहां पे जाके अपना इस टी अकाउंट को क्लोज कर दूंगा, कैश के अगेंस्ट 7,500 ये, 7,500 ये। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कोई फटा इसके अंदर? कोई मुसीबत इसके अंदर? पक्की बात है? ओके, अब बहुत ध्यान से बात सुनना। शाहदेव कैमरा मोड़ना प्लीज। ये सवाल 7 मार्क्स का था।
पेपर में ये 7 का नहीं आता, 10 का आता है, 12 का आता है, 15 का आता है। 7 का आएगा तो इसी साइज का होगा जिस साइज का मैंने आपको दिया। ये आधे कॉन्सेप्ट है, पूरे नहीं है, अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, ये अलग रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट ओवरहेड्स एंट्रीज, ओवरहेड्स की एंट्रीज भी जो है वो आपने पूरी करनी है। तो जल्दी से अपने रजिस्टर के अंदर जाएं प्लीज, एक रिक्वायरमेंट ऐड करें। और शादेब भाई ये रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया है, रिकॉर्डिंग ब्रेक करके एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें जो इसके फौरन बाद जाएगी। बंद करते हैं रिकॉर्डिंग।